नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभम शंकधर, और आज मैं होस्ट हूं एक ऐसे खास मेहमान का जो म्यूचुअल फंड की दुनिया को दरअसल दूसरे नज़रिए से देखता है। जी हां, मेरे साथ आज हैं मनी हनी फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर डायरेक्टर अनूप भैया जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शुभम जी। अनूप जी से आज इस शो में हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो है दरअसल स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में क्या इस समय पैसा लगाने का सही समय है। म्यूचुअल फंड में जो लोग निवेश करते हैं दरअसल उनको ये माना जाता है कि वो लंबे समय के निवेश करने वाले लोग हैं, लेकिन हम निवेशकों की एक ये बड़ी दिक्कत है कि जब पोर्टफोलियो लाल होता है, जब उसका रंग गहरा लाल हो रहा होता है, तब हम हर रोज़ अपने रिटर्न्स देखने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि किस संकल्प के साथ हमने ये यात्रा शुरू की थी। अनूप भैया जी के बारे में जो 3 चीज़ें मैं आपको पहले बताना चाहूँगा और फिर उसके बाद सर से बातचीत शुरू करेंगे, वो ये कि पहली चीज़ जो है वो ये कि 1 लाख से ज़्यादा लोग इस समय भारत में आपका हाथ पकड़कर निवेश की यात्रा कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, 6,000 करोड़ रुपए का AUA मैं कहता हूँ, एसेट अंडर एडवाइजरी, जो सर के पास है, जिसमें 1,500 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में है और बाकी पैसा NCD में, फिक्स्ड एसेट्स में लगा हुआ है। यानी कि आज मैं आपको एक ऐसे मेहमान से मिला रहा हूं जो आपको केवल म्यूचुअल फंड की दुनिया नहीं दिखाएगा, वो आपको ये भी बताएगा कि दूसरे विकल्प भारत में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उसमें कितना उतरना ठीक है। और तीसरी और जो सबसे अनोखी बात जो अनूप जी को तमाम एक्सपर्ट से अलग बनाती है वो ये कि वो इक्विटी में जाने के लिए जिस रथ को सबसे अच्छा मानते हैं वो म्यूचुअल फंड है। वो कहते हैं कि आप SIF में, आप PMS में, आप स्मॉल केस से मत जाइए, डायरेक्ट इक्विटी में मत जाइए, आप मेरे साथ म्यूचुअल फंड से चलिए। इतना बड़ा AUA होने के बाद भी किसी एक रथ पर इतना भरोसा क्यों? ये जिज्ञासा मेरे मन में भी है, निश्चित तौर से आपके मन में भी होगी। शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा की। सर, पहला सवाल आपकी कंपनी के नाम से जुड़ा, मनी हनी, ये नाम आपने क्यों रखा? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बट वो सवाल देने के पहले थैंक यू। आई थिंक आपने थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स एक्चुअली। तो मनी हनी के पीछे 2 चीज़ें हैं, एक इमोशनल चीज़ है और एक थोड़ा फंडामेंटल एस्पेक्ट भी है। तो पहले मैं इमोशनल चीज़ बता देता हूँ। मनी तो एक जो बिज़नेस हम करते हैं, एक पैसे का बिज़नेस करते हैं, तो ऑब्वियसली इसलिए उसका नाम मनी से जुड़ा हुआ है। हनी मेरी डॉटर का नाम है, ठीक है, तो इसलिए वो मनी हनी एक थोड़ा इमोशनल एस्पेक्ट हो गया। तो जब मैं चालू कर रहा था तो हम ऐसे बैठे हुए थे, तो मेरे ब्रदर के साथ में बातचीत वगैरह शुरू हुई और उन्होंने बोला कि हनी किधर है। तो बोला हम मनी की बात कर रहे, तो हनी की बात कर रहा, तो बोले क्यों ना मनी हनी रख देते इसको। तो हमने वैसे मनी हनी शुरू कर दिया। अब मैं आपको फंडामेंटल बताता हूँ। जैसे मनी आप जानते हैं, हनी इन एंशिएंट डेज में भी बार्टर सिस्टम के अंदर मनी का रोल प्ले किया है। सो पैसे के 2 पहलू है, एक साइड में मनी है और एक पुराने साइड का मनी हनी है, इसलिए उसका नाम हमने मनी हनी फाइनेंशियल सर्विसेज रखा है। कल मैं अपने घर पे बैठा था, मेरे दोस्त एक सज्जन साथ थे, मैंने बताया कि कल मैं अनूप भैया जी का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, उनकी कंपनी का नाम मनी हनी है। तो हमने सोचा कि हनी क्यों होगा, अच्छा बेटी वाला एंगल तो पता नहीं था, तो मेरे मित्र ने एक बड़ा अच्छा एंगल बताया। उसने कहा शहद बनाने के लिए बहुत सारी मधुमक्खियाँ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती हैं तब वो शहद बनता है, तो शायद इसलिए उन्होंने ये नाम रखा होगा। इनफैक्ट हनी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कभी डीके नहीं होता है। बिल्कुल, कभी खराब नहीं होता है। तो आपका पोर्टफोलियो ऐसे होना चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, जो उसमें डीके नहीं लगना चाहिए। तो और वो उसके पीछे का और एक थोड़ा डीप पर्सपेक्टिव है। तो देखिए आप नाम के पीछे कितने सारे दर्शन एक साथ आकर जुड़ जाते हैं। सर, कितनी लंबी आपकी ये यात्रा है, यात्रा कहाँ से शुरू हुई? और सबसे अहम सवाल जो मैं अपने हर मेहमान से पूछता हूँ, कौन सा वो मौका था, कौन सा वो समय था या कौन सी वो घटना थी जिसने ये कहा कि नहीं, आपके लिए ये दुनिया सबसे अच्छी है? तो देखिए, मैं बॉम्बे का नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं मेरा ओरिजिनेट जो नेटिव है वो महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना है, उसमें तालुक का प्लेस है खामगांव। तो मैं खामगांव से जुड़ा हुआ हूँ। तो बट आई एम 4th जनरेशन इन महाराष्ट्र। तो ऑब्वियसली जब आप अपना एजुकेशन करते हो तो छोटे गांव में आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो सीमित अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप हमेशा चाहते हो कि कुछ बड़ा करें या कुछ अच्छा करें। तो उसी बॉम्बे एक ड्रीम है, और महाराष्ट्र में अगर कहीं पे जाना है तो 2 नाम सामने आते हैं। उस टाइम पे बॉम्बे मेरे जहन में था, तो मैं बॉम्बे में अपना करियर बनाने के लिए आ गया।
बट इनिशियली जब मैं आया तो ऑब्वियसली मैंने 3-4 जगह पे काम किया है, और वो तीनों 4 जगह पे मुझे ऐसा लगता था कि सम हाउ कॉर्पोरेट कल्चर नहीं था। तो एक छोटी दुकान थी या कहीं कुछ था, तो मुझे लगा यह कहीं सूट नहीं है, प्रोफाइल को सूट नहीं है। बट उसी दौरान मुझे एक वेडनेसडे में एक्सेंट करके एक सप्लीमेंट्री आती थी जिसमें सब क्लासिफाइड एड्स करके आते थे, तो उसमें इंडिया इन्फ्लुएंस का भी एक ऐड आया था, तो मैं जुड़ गया। अब चूँकि इंडिया इन्फ्लुएंस उस टाइम पे फिनेंशियल वर्टिकल्स में काम करती थी, तो और चूँकि थ्रू आउट मेरे करियर में जब मेरी पढ़ाई चल रही थी, आई वॉज गुड स्टूडेंट इन एटलीस्ट इन फाइनेंस, तो मेरा बड़ा लाजमी वो सब्जेक्ट अच्छा था, और ये इंडिया इन्फ्लुएंस में उसी सब्जेक्ट में थी, तो हम जुड़ गए वहाँ से, और वहीं से यात्रा शुरू हो गई है। 1 लाख लोग, आपने मुझे बताया कि आपकी जो क्लाइंट साइज है वो 1 लाख लोग हैं। ज़्यादातर लोग जो इस दुनिया में हैं, जो इस बिजनेस में हैं, इस प्रोफेशन में हैं, कुछ एक क्लाइंट्स होती है, छोटी क्लाइंटेल होती है, और AUA बड़ा होता है। हाँ जी। तो ये 1 लाख लोगों तक का सफ़र, ये कैसे, आपको नहीं लगा कि जो ये तौर तरीके हैं उनसे कुछ अलग कर रहे हैं आप? तो ये बात आपकी सही है, और वो आई थिंक पहले से मेरे दिमाग में क्लैरिटी था इन चीज़ों का। तो पहले से जब मैंने भी अपना जो समय बिताया था इंडिया इन्फ्लुएंस में, लार्जली रिटेल क्लाइंट्स के साथ में बिताया था। और एक चीज़ आज भी सही है, वो चीज़ 2000 में भी सही थी और आज भी सही है। आज भी अगर आप देखते हैं तो बड़े क्लाइंट को काफ़ी पैम्परिंग होता है, उसके पास में रिसोर्सेस है और उसके पास में 10 लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन कोई क्लाइंट जिसके पास में मान के चलो 10,000 या लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो, शायद उसको उतना इन्फॉर्मेशन, उतना सर्विसिंग कोई दे नहीं पाता है। सो फ्रॉम द डे वन मेरा यही पर्सपेक्टिव था कि भाई हम छोटे क्लाइंट को, निवेशकों को ध्यान रखेंगे, ठीक है, उन तक पहुँचेंगे। कोई भी अगर हमें 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट दे SIP के थ्रू और या चालू करे 500 रुपये का, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो 500 रुपये की जर्नी 5 लाख रुपए तक, 5 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 5 करोड़, वो करने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। और हम जुड़ते ही ऐसे गए हैं। तो आई थिंक मोस्ट, जब मैं देखता हूँ हमारे इंडस्ट्री में, लोग चाहते हैं कि उनको कोई 10 लाख का चेक दे, 10,000 के चेक के लिए उतना एक्साइटमेंट नहीं होता है। हमें एक्साइटमेंट है कि वो हमारे साथ में जर्नी शुरू करें। वो जर्नी कितनी छोटी है हमें उससे मायने नहीं, जर्नी शुरू होना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वो एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमने जर्नी शुरू की है, और गॉड ग्रेस है कि आई थिंक जर्नी अच्छी चल रही है। तो अनूप जी दरअसल क्लाइंट नहीं जोड़ते हैं, अनूप जी रिश्ता जोड़ते हैं, क्योंकि रिश्ता ही लंबा चलता है। क्लाइंट तो हो सकता है 1 महीना चले, 1 साल चले या 10 साल चले। अनूप सर, अब आते हैं इंडस्ट्री की तरफ। देखिए, आपने इस इंडस्ट्री को, जैसे बच्चा है ना, पहले घुटनों से चलता है, फिर धीरे धीरे चलता है। आपने इस इंडस्ट्री को बीते 25 साल में धीरे धीरे ग्रो होते देखा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि इस इंडस्ट्री को और बेहतर किया जा सकता है, कि अगर इसमें ये 1-2 चीज़ें और जुड़ जाएं, वो अवेयरनेस साइड से हों, वो रेगुलेटरी साइड से हों, वो इन्वेस्टमेंट के जो प्रोडक्ट हैं, जो सर्विसेज हैं, उस साइड से हों, क्या आपको लगता है ये सुधार की गुंजाइश शुभम अभी है? तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि फंडामेंटल नॉलेज सभी के पास में भी मिल गया है। मतलब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया होने की वजह से इन्फॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हो गया है। अभी इन्फॉर्मेशन किसी की मोनोपोली नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में भी कुछ चीज़ें अभी भी वैसी की वैसी ही है। लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस 20 साल हो सकता है, लेकिन आज भी ट्रेंड और फैशन को फॉलो करना वो भूले नहीं है, ठीक है। आज भी असेट क्लास, वो मतलब सोचिए ना कि 2023 में किसी के भी ज़ुबान पे गोल्ड और सिल्वर नहीं था, सबके ज़ुबान पे स्मॉल कैप मिड कैप था, और आज सबकी ज़ुबान पे गोल्ड और सिल्वर है, ठीक है। तो लोग चेंज करते हैं, लोग ट्रेंड को, फैशन को चेंज करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें हमारा पूरा एफर्ट ऐसे तरीके से होना चाहिए कि ये जो मिथ है, आज भी लोग फेस वैल्यू के ऊपर बाय करते हैं। मान के चलिए कि लोगों को ब्रांड ही चाहिए। मान के चलिए कि सुनील सिंघानिया जी बड़ा नाम है, लेकिन कंपनी का नाम नया है, तो लोग शायद थोड़ा हिचकिचाएंगे। नाम बोलेंगे तो हिचकिचाएंगे, उनका नाम बोलेंगे तो शायद दे देंगे, आपको जुड़ जाएंगे। तो लोग आज भी फेस वैल्यू के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लोग आज भी NAV को ट्रैक करते हैं। मतलब 10 रुपये की NAV तो शायद कम होगा, हाँ, सस्ता होगा तो वो ले लेंगे। तो बिहेवियरल एस्पेक्ट के ऊपर काम करना अभी भी बाकी है, बट फंडामेंटल लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि बस समय देना चाहिए। जब मैंने चालू किया था तब लोग म्यूचुअल फंड के ऊपर शक की निगाहों से देखते थे, आज लोग शक की निगाहों से नहीं देखते हैं। भरोसा बन गया, ये भरोसा बन गया। जो बिहेवियर है, जो व्यवहारिक चीज़ें, उन पर अभी काम करने की बाकी। हाँ। सर,
भारत में इक्विटी में निवेश करने के लिए इक्विटी डायरेक्ट आदमी डीमैट अकाउंट में खरीद सकता है, सिप है मतलब यानी म्यूचुअल फंड है, चाहे वो सिप हो या लमसम हो, फिर एसआईएफ है, उसके बाद पीएमएस भी आता है, तमाम और प्रोडक्ट भी हैं जो इक्विटी तक आपको लेकर जाते हैं। आपका भरोसा केवल म्यूचुअल फंड पे क्यों? देखो, ये अलग अलग रास्ते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप डिसाइड करते हो कि आपकी स्मूथ जर्नी होनी चाहिए। मेरा एक फर्म ऐसा मानना है कि रात को सबको नींद आराम से आनी चाहिए, ठीक है। अब आप किसी के साथ में पीछे बाइक पे बैठे हैं, कोई आपको 60 की स्पीड में लेकर जा रहा है, कोई 90 की स्पीड में लेकर जा रहा है, कोई 120 के स्पीड में लेकर जा रहा है। फ़र्क शायद 5-10 मिनट का पड़ेगा, लेकिन दोबारा अगर आपको किसी के बाइक के ऊपर बैठना अगर है तो आप प्रिफर करोगे कि मुझे जो 60 वाला है वो सही है। अब आपके पास में ऑप्शंस काफ़ी है, एआईएफ है, पीएमएस है, स्मॉल केस है, आपके पास में डायरेक्ट इक्विटी खुद आप कर सकते हो, और आपके पास में म्यूचुअल फंड भी है। म्यूचुअल फंड आप किसी भी बॉक्सेस को अगर आप लेते हो तो म्यूचुअल फंड वहाँ पे टिक करता है, टाइटली रेगुलेटेड है, ट्रू टू लेबल प्रोडक्ट बन चुके हैं अभी, वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स है, टैक्स इफ़िशिएंसी है, ट्रांसपेरेंसी है पोर्टफोलियो में, और नंबर ऑफ वेराइटीज़ है। अब आपको चाहिए कि मेरे को पीएमएस जैसा प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं आपको 20 स्टॉक वाला भी प्रोडक्ट दे देता हूँ, ठीक है। आपको कोई पर्टिकुलर थीम चाहिए, कंजम्पशन चाहिए, इनोवेशन चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, तो आपके पास में थीमेटिक है। आपके पास में अनकंस्ट्रेंड डाइवर्सिफाइड इक्विटी चाहिए तो आपके पास में वैल्यू फंड है, आपके पास में लार्ज एंड मिड कैप फंड है, आपके पास में मल्टी कैप फंड है, आपके पास में फ्लेक्सी कैप फंड है। तो इतनी सारी वैरायटी, और ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही के पास में। अब इसमें स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन भेजा, कोई ग्रोथ स्टाइल है, कोई वैल्यू स्टाइल है, कोई ब्लेंड स्टाइल है, आपके पास में फैक्टर इन्वेस्टिंग आती है, आपके पास में इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग आती है, आप हाइब्रिड ले सकते हो, हाइब्रिड के अंदर 5 सब डाइवर्सिफिकेशंस है। तो इतना चॉइसेस विथ मिनिमल अमाउंट जो सब तरीके से कर सकते हो, तो फिर कहीं और क्यों जाना? तो क्यों जाना है? लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री की जो आपने खूबसूरती बताई है, यही इसका अब इन दिनों में आके ऐब हो गया है? इतने सारे म्यूचुअल फंड, इतनी सारी स्कीमें, मतलब कार चुनना आसान है, म्यूचुअल फंड चुनना मुश्किल है। तो वो हर जगह पे है। देखो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, लेकिन किस समय पे ये लगता आसान है। आई विल गिव यू एग्जांपल। क्रिकेट सबको समझ में आता है, हम खेलते भी क्रिकेट हैं, सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन मान के चलिए अगर हमें बॉम्बे की रणजी ट्रॉफी की टीम अगर चुनना है तो क्या उस टीम में आपका और मेरा चुनाव हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब प्रेशर का काम आता है या जब एक्चुअली परफॉर्मेंस देना है तो शायद हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो लोग घुसना जानते हैं इक्विटी में, लेकिन पिछले 15 महीने में क्या हुआ है, 2023 में मुझे अभी भी याद है, जितनी भी सोशल गैदरिंग मैंने अटेंड की है, वो सोशल गैदरिंग में चूँकि लोग मुझे जानते थे कि अच्छा मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री से आता हूँ, तो लोग पूछते थे कि आपकी क्या राय है। मैं अपनी राय बताऊँ उसके पहले सामने वाला आदमी मुझे 1 घंटे तक मुझे अपनी राय दे देता था कि क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। आज जब मैं जाता हूँ तो एटलीस्ट अब हर दिन कम से कम 2 इन्वेस्टर आकर मुझसे मिलते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। एटलीस्ट वो राह देखते हैं। तो जब अच्छा बाज़ार रहता है तो उन्हें लगता है कि हम फंड मैनेजर है, और जब बाज़ार अच्छा नहीं रहता है तो उन्हें लगता है कि हम कहीं गलत गए क्या। तो मुझे लगता है ये इतना आसान नहीं है। लगता है आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बिहेवियरल एस्पेक्ट है। और जब किसी का सीरियस अमाउंट होता है, जब अपनी पूरी पूंजी आप लगाना चाहते हो, तो आप डबल श्योर होना चाहते हो। अगर आपका हार्ट का अगर छोटा मोटा बुखार रहेगा तो आप सेकंड ओपिनियन नहीं लोगे, लेकिन अगर कोई सीरियस ऑपरेशन होगा तो आप सेकंड थर्ड ओपिनियन जरूर लोगे। तो ये ऐसा हिस्सा है कि मुझे लगता है कि कैपिटल को प्रिजर्व करना ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसीलिए एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए एक्सपर्ट, रिटर्न के लिए नहीं है। रिटर्न के लिए तो हज़ारों चीज़ें। तो एज एन एक्सपर्ट क्या करता है, जब क्लाइंट रिटर्न के बारे में सोचता है तो एक्सपर्ट रिस्क के बारे में सोचता है, और जब क्लाइंट रिस्क के बारे में सोचता है तो एक्सपर्ट रिटर्न के बारे में सोचता है। तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री रोल। और वैलिडेशन भी चाहिए ना। आपको इन्फॉर्मेशन आ गई, अब वो इन्फॉर्मेशन का कंक्लूजन आप कैसे निकाल रहे हो और इन्फॉर्मेशन का कंक्लूजन मैं कैसे निकाल रहा हूँ, तो वो अलग है।
अब उसका वैलिडेशन आप करोगे कैसे? आप खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करोगे तो करोगे कैसे? करोगे कैसे, बिल्कुल सही बात है। एक सर और इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि जैसे आपने कहा कि म्यूचुअल फंड में इतनी सारी वैरायटी है, शुभम जो चाहिए मैं तुम्हें म्यूचुअल फंड में दे सकता हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर कोई अपनी ओवरऑल करना चाहता है, ठीक है, आप म्यूचुअल फंड के अलावा और सारे प्रोडक्ट्स को देखते हैं, एक आदर्श, एक आइडियल पोर्टफोलियो आपके हिसाब से, ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी ज़रूरतें, इसीलिए हम उसको पर्सनल फाइनेंस कहते हैं क्योंकि वो पर्सनल है। आपके हिसाब से एक आइडियल व्यक्ति, मान लीजिए कि अभी भारत जैसा देश जहाँ पे ज़्यादातर लोग युवा हैं, एक युवा आदमी आप मान लीजिए 35-40 साल का अगर है, तो उसके आइडियल पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड के अलावा और क्या 3-4 चीज़ें हैं कि भाई ये हो और कुछ मत सोचो, छोड़ दो? 5 एसेट क्लासेस है, पांचों चीज़ें होनी चाहिए आपके पास में। आपके पास में फिक्स्ड इनकम होना चाहिए। फिक्स्ड इनकम का माने कि फिक्स्ड डिपॉजिट भी हो सकता है, डेट म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, इक्विटी होना चाहिए, रियल इस्टेट होना चाहिए, कभी ना कभी आपको बनाना पड़ेगा खुद का घर। मुझे लगता है कि प्रेशियस मेटल एक अच्छा इंपॉर्टेंट है, तो वो उसका अपना एक जगह है, और कैश है, लिक्विड, मतलब कभी अनप्लान्ड अगर कोई चीज़ होता है तो वो भी चीज़ लिक्विड फंड वगैरह या आर्बिट्राज वगैरह। तो ये 5 चीज़ों का अगर आप मिश्रण रखें एंड डिसाइड करें एट कौन से एज पे है आप, तो हो सकता है कि एट द एज ऑफ 30 आपका इक्विटी का अलोकेशन ज़्यादा होगा, बट एट द एज ऑफ 60 आपका डेट का अलोकेशन या हाइब्रिड अलोकेशन ज़्यादा होगा। बिल्कुल। तो अब सर हम अगली जिस चीज़ का मुझे लगता है सारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं, टॉपिक पर आते हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप। मुझे लगता है कि सर चाहे आप डायरेक्ट इक्विटी लीजिए, चाहे आप मिड कैप और स्मॉल कैप लीजिए, वो जो उत्साह है, वो जो किक आती है ना, वो कहते हैं ना किक आना, वो मिड कैप स्मॉल कैप में ही लोगों को आती है। अब तक जो आपने कहा 2023 में सबकी ज़बान पर था स्मॉल कैप मिड कैप लेना है, रिटर्न ज़बरदस्त दिख रहे थे, एनएवीज भागती हुई दिख रही थी, लेकिन अब पिछले 1 साल से चीज़ें थोड़ी सी डगमगा रही हैं। ना बाज़ार में भरोसा है और ना म्यूचुअल फंड वाले अब उतने खुश दिख रहे हैं जितने थे। क्या आपको लगता है इस प्रेशर को कैसे झेलना चाहिए, और वाकई क्या स्मॉल कैप और मिड कैप सबके लिए है? तो देखो, वो जवाब देने के पहले आपको ये, इंग्लिश में एक अच्छी कहावत है कि पीपल ओवर एस्टिमेट शॉर्ट टर्म एंड अंडर एस्टिमेट लॉन्ग टर्म। ठीक है, चूँकि आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें तो लाजमी है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे 6 महीने के लिए आना है या मुझे साल भर के लिए आना है और वो भी स्मॉल कैप में आना है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव माइंड आप कर रहे हैं, तो वो पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक डेटा पॉइंट मैं आपको देता हूँ। 2015 में हमारी कंट्री की जीडीपी साइज़ थी $2 ट्रिलियन। 2025 में हमारी कंट्री की जीडीपी साइज़ हो गई है $4 ट्रिलियन। 2015 मतलब 70 साल हमें लग गए $2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए, और अगले 10 साल में हम $2 ट्रिलियन और ऐड कर दिया। ठीक है, 2025 में हम हैं, हमारी $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। 2035 में जब आएंगे, मुझे पक्का भरोसा है हमारी $8 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, यहाँ से डबल हो जाएगी। अब डबल जब मैं कर रहा हूँ तो कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है, आपको 7% की रियल जीडीपी ग्रोथ अगर हो गई तो हो जाएगी, और वो हम कर रहे हैं, और वो करने की क्षमता अगले 25 साल तक हम रखते हैं एज अ कंट्री। तो अब आप सोचिए कि 80 साल लग गए हमको $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए, और अगले 10 साल में हम एक $4 ट्रिलियन की 8 बन जाएगी। तो अगर आपको उसके ऊपर भरोसा अगर है, तो इसका मतलब है कि जब इकोनॉमी एक्सपांशन होती है तो ब्रॉड बेस रैली आती है, और जब ब्रॉड बेस रैली अगर आती है तो उसमें छोटी कंपनियों का प्रदर्शन या कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आपका होराइजन अगले 10 साल 15 साल अगर है, तो आपका पैसा इन जगह पे होना चाहिए, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 15 महीने में अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट स्मॉल कैप एज ए इंडेक्स अगर आप देखते हो तो लार्ज कैप से ऑलमोस्ट ऐसा 60-70% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था। मिड कैप अगर आप देखो तो वो भी सेम प्रीमियम ट्रेड कर रहा था, एटलीस्ट वो अभी गिर चुका है। तो अगर मैं आपको डेटा पॉइंट अगर दूँ तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम सितंबर 2024 है जहाँ पे इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई किया था, उस ऑल टाइम हाई से 65% ऑफ द स्टॉक, तो टोटल एक्सचेंज के ऊपर 5300 स्टॉक्स है, ऑलमोस्ट 65% स्टॉक्स हैव फॉलन बाय 40%। ठीक है, तो मुझे लगता है हुआ है। लेकिन और एक दूसरा डेटा पॉइंट मैं आपको देता हूँ, जो अभी रिसेंटली जब एक फंड मैनेजर से हम मिल रहे थे, उन्होंने एक अच्छा डेटा पॉइंट शेयर किया। आज भी अगर हम बैंकिंग एज ए सेक्टर निकाल दो और आईटी सेक्टर, ये 2 सेक्टर निकाल दो, बाकी सभी सेक्टर आज के तारीख में भी 2018 के पी के मुकाबले आज भी 50% हायर पी पे ट्रेड कर रहे हैं।
अच्छा, मतलब बाजार अभी भी महंगा है। बाजार अभी भी महंगा है, उतना सस्ता नहीं हुआ है जितना हमें चाहिए। तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमें नहीं पता बॉटम कहाँ होगा, जैसे हमें ये नहीं पता था कि टॉप कहाँ पर होगा, तो हमें ये भी पता नहीं कि बॉटम कहाँ होगा। पिछले 15 महीने ऑलरेडी बाजार में प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन दोनों हो चुका है। अज्यूम करते हैं कि अगले भी 12 महीने में अगर प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन होता रहेगा, हमें ऐसा लगता है कि अगले 6-8 महीने में आपका पैसा स्टैगर्ड तरीके से बाजार में चला जाना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आप पैसा बनाओगे। ओके, आपके हिसाब से किसी को आज लगाने हैं 1 लाख रुपए, तो कौन से म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छे रिटर्न की उम्मीद है अगले 3 से 5 साल में? तो एक जगह पे तो एकदम फ्लेवर है, मतलब जो मैं बोलता हूँ अनकंस्ट्रेंड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। अनकंस्ट्रेंड मतलब जहाँ पे फंड मैनेजर के पास में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी मार्केट कैप में लेट हिम टेक द डिसीजन कि कौन सा मार्केट कैप में वैल्यूएशन फेवरेबल है। राइट। तो वो हो गया आपका, मान के चलो वैल्यू फंड, फोकस फंड, फ्लेक्सी कैप फंड या लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पे फंड मैनेजर के पास में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। लार्ज एंड मिड कैप में ओनली कि 35% मिड कैप में जाएगा, बट ही हैज़ अ 65% जहाँ पे वो कर सकता है। तो कोर पोर्टफोलियो में आपके पास में ये अनकंस्ट्रेंट होने चाहिए। आज आपके पास में सिंगल कैप, जैसे हम स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ये सिंगल कैप, ये कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट इन द सेंस 2023 में फंड मैनेजर को पता था कि स्मॉल कैप में पैसा नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आपने मुझे तो उसे स्मॉल कैप में ही डालना है, वो तो कुछ कर नहीं सकता है। तो अनकंस्ट्रेंट में आपको देखना चाहिए कि द अनकंस्ट्रेंट स्ट्रैटेजी लोअर एंड ऑफ द साइकिल में होनी चाहिए, सो दैट जब वो अप कर्व में चलेगी तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाना चाहिए। तो मुझे लगता है स्मॉल कैप में अभी थोड़ा निबलिंग कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी है, क्योंकि 251 ऑनवर्ड सभी को स्मॉल कैप आप बोल सकते हैं। तो फंड मैनेजर के पास में चॉइसेस है, पिटाई अच्छे से हो चुकी है, टाइम करेक्शन हो चुका है, तो मुझे लगता है मौका है। राइट टाइम नहीं देखना चाहिए, डिसिप्लिन बन जाइए। या तो SIP करिए या तो STP करिए। लमसम पैसा है, STP करिए, 6 महीने का करिए, 8 महीने का करिए, 10 महीने का करिए, डिपेंड। आपको लगता है कि अनसर्टेनिटी ज़्यादा दिन रहेगी, आप 10 महीने का, 12 महीने का STP कर दीजिए, लेकिन रिमेन डिसिप्लिन। वो रहोगे तो आपका पैसा बन जाएगा। STP करिए, लमसम नहीं करिए, ऐसा क्यों सर? गुड क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग। सी बाजार मान के चलो 2000 आप कोविड में हैं, अप्रैल 2020, जून 2020, उस समय आपको कुछ देखना नहीं, उस समय आपको लमसम करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अनसर्टेनिटी है, अब अनसर्टेनिटी ये पता नहीं ख़त्म कब होने वाले, लेकिन जेब में पैसा है, तो आपको क्या करना है? लमसम नहीं डालना, क्योंकि दिल नहीं बोल रहा है। जब दिल नहीं बोल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? STP कर देनी चाहिए। बाजार में रहना इंपॉर्टेंट है, बाजार के बाहर रहोगे तो बाजार का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बाजार में रहना कैसे? तो आप डिसिप्लिन करिए तो आपका पैसा बन जाए। सर, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये कहता है कि इंडेक्स खरीदते रहिए, पैसे फंड खरीदते रहिए, ज़्यादा बेटर है। आप बहुत सारी स्कीमों में, बहुत सारे अलग अलग तरीके के फंड्स में फंसने से बेटर है। कितना आप इस स्कूल ऑफ थॉट से इत्तेफाक रखते हैं कि पैसे फंड्स में पैसा डाल देना ज़्यादा बेटर है रादर देन एक्टिव फंड? तो आई डोंट नो कैसे जवाब दूँ इसका, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी एक चीज़ परपेचुअल नहीं खाते। मतलब आप बोलोगे मुझे सिर्फ दाल सब्जी दे दो, या आप मुझे खिचड़ी दे दो, या मैं पानी पर, कब तक खाओगे आप? हर एक चीज़ के साइकिल्स आते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको पैसिव में अच्छे से मिलेगी। एग्जाम्पल है मोमेंटम फंड्स। मोमेंटम एक स्ट्रेटेजी है जो करती है काम, तो आप उसको प्ले कैसे करोगे? तो बेस्ट वे आप पैसिव से कर लो। तो मान के चलो उसमें आपके पास में निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है, या निफ्टी 500 मोमेंटम 50 करके है, तो ऐसी स्ट्रेटेजी को ले लीजिए। मान के चलिए कि आपने पिटाई होते हुए देखा है ऐसे स्टॉक्स में, जो बड़े स्टॉक्स है, जो नेक्स्ट निफ्टी 50 करके है, उधर ही जोर से पिटाई हुई है, तो आप वैसा आपके पास में पैसिव पोर्टफोलियो है। तो आपके पास में एक्टिव भी होना चाहिए और पैसिव भी होना चाहिए, तो दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो मेरे हिसाब से दोनों का पोर्टफोलियो में स्पेस है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। किसी को लाइक नहीं करना चाहिए, किसी को हेट नहीं करना चाहिए। हर एक की अपनी अपनी जगह है। घर में बुजुर्ग भी जगह है, घर में बच्चों की भी जगह है। स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, या स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में ETF, क्या बेटर है? नहीं, आई थिंक आपके पास में पैसिव में भी ऑप्शंस है, जहाँ पे आप मिड स्मॉल के कुछ सिलेक्टेड ETF ले सकते हैं। जब आप बॉटम ऑफ द साइकिल्स में होते हो तो मुझे लगता है एक्टिव लेना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप बड़ा यूनिवर्स है। जब आप स्मॉल कैप का ETF अगर आप लोगे तो आप कुछ ही
इंडेक्स में जो बंडल स्टॉक्स है आप उन्हीं को ले रहे हो। आई विल प्रिफर टू गिव, ऐसे लोगों को मैं देना चाहूँगा जो चैम्पियन है स्मॉलर मिड कैप के, जिन्होंने साइकिल देखी है, ठीक है, और उनके पास में बड़ा रेंज है नंबर ऑफ स्टॉक्स का। तो आई विल प्रिफर एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक्टिव, हाँ, एक्टिव म्यूचुअल फंड। अभी आप जिस जगह पर हैं, जहां पिछले 6 महीने में 12-14% इंडेक्स रफली करेक्ट हो चुका है, अभी हम, आपको लगता है कि वो जो आपने कर्व बताया है डाउन वाले वहां पर हैं, या आपको लगता है कि नहीं अभी भी म्यूचुअल फंड बेटर है? तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है, एग्जांपल अभी भी है कि क्वालिटी स्टॉक्स अभी भी उतने नहीं गिरे हैं। अभी भी अगर आप बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर, ये दो सेक्टर को निकालो, अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स ट्रेडिंग ऑन द 50% हायर पी कंपेयर टू द 2018 प्री कोविड का मैं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लमसम नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एसटीपी के थ्रू जाना चाहिए। अगले 6-8 महीने का एसटीपी होना चाहिए जगह पे। वोलेटिलिटी कैसे आएगी मुझे नहीं पता, किस वजह से आएगी मुझे नहीं पता, क्या ट्रिगर होगा जिसकी वजह से अप साइकिल चालू होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया स्टोरी अगले 10 साल में डबल हो जाएगी ये जरूर पक्का है। तो वो मुझे कैसे खेलना है, तो आई नीड टू, मतलब मुझे स्मॉल मिड में रहना है, लेकिन वैल्यूएशन अगर मुझे अपने फेवर में लेना है, और वो फेवर लेने के लिए अगर मुझे कोई हेल्प कर सकता है तो वो वोलेटिलिटी है, और वो वोलेटिलिटी को मेरे फेवर में करने के लिए एसटीपी एक अच्छा रास्ता है। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड जो हैं सर, जो एक सेक्टर पे या एक थीम पर फंड होते हैं, क्या आपको लगता है, देखिए म्यूचुअल फंड की तो पूरी अवधारणा जो है वो पूरी इस बात पर है कि आप एक टोकरी में सारे अंडे मत रखिए, आप इंडेक्स खरीदिए, आप अगर फंड खरीद रहे हैं तो अलग अलग तरीके की कंपनियां खरीदिए। फिर ये सेक्टोरल और थीमेटिक फंड को आप कितना वेटेज देते हैं, किसी के पोर्टफोलियो में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? जैसे डिफेंस की थीम चल रही है तो सारे लोग डिफेंस पे दौड़ पड़ते हैं, वो जो आपने एक शुरुआत में बात की ना, फैशन को फॉलो करते हैं लोग। आपको क्या लगता है ये जो सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड है ये वाकई होने चाहिए पोर्टफोलियो में, या इनको अवॉइड ही करना बेटर है? नहीं, हो सकता है। सी, आप पानी पूरी खाना पसंद करोगे ना, आप कभी आपको भजिया भी खाना पसंद करोगे, तो मुझे लगता है ये सब उसी तरीके से है, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड जब आपके दिमाग में आता है तो सेक्टोरियल फंड है, लेकिन ब्रॉड बेस है। मतलब आप कोर उसमें सेक्टर को करो तो उसमें 4 बड़े सेक्टर आते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, और उसके अंदर सब सेक्टर अगर आप करो तो 18-19 सब सेक्टर आते हैं। उसमें आपको वेल्थ मैनेजर मिल जाएंगे, हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे, एक्सचेंज मिल जाएंगे, आरटीए मिल जाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, एएमसी मिल जाएगी आपको, बैंक में आपको पीएसयू बैंक है, प्राइवेट बैंक है, पेमेंट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एनबीएफसी कंपनी, अब एनबीएफसी कंपनी में भी काफ़ी सारे सब सेक्शंस है। तो इतना सारा, आप कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड आप उठा लो, कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को शायद वेटेज होगा 20-25%, 30% का वेटेज होगा, बट नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो 4, 5, 6। लेकिन सेम चीज़ अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड लोगे तो उसमें कम से कम आपको 18, 19, 20, 22 स्टॉक्स मिलेंगे। तो कंप्लीट प्ले आप कर रहे हो। और आप ये नहीं बोलोगे कि $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, लेकिन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो सेक्टर है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। म्यूचुअल फंड एयूएम एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देख लीजिए, म्यूचुअल फंड एयूएम एज अ परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट देख लीजिए, क्रेडिट पेनिट्रेशन देख लीजिए, क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन देख लीजिए, आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देख लीजिए, हेल्थ पेनिट्रेशन देख लीजिए। आप कोई भी चीज़ का पेनिट्रेशन अगर आप देखोगे ऑन अ ग्लोबल स्टैंडर्ड वी आर लोएस्ट। तो कोई चीज़ तो बनती है आपके पास में, कंजम्पशन है, आपको लग रहा है कि वी आर $2,500 पर कैपिटा इनकम, जब हमारी ये $10 ट्रिलियन हो जाएगी तो शायद $5,000 पर कैपिटा इनकम। तो सबसे बड़ा डेल्टा आपको कहाँ पर मिलेगा? आपको कंजम्पशन में मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चरल है, ब्रॉड है। आपने डिफेंस लिया जो नैरो थीम है, तो मुझे लगता है कि वो नैरो थीम आपको देखना चाहिए, डू आई नीड टू प्ले डाइवर्सिफाइड फंड के थ्रू प्ले करूँ या स्टैंड अलोन करूँ? तो मैं वो अवॉइड करना चाहूँगा। मुझे लगता है जहाँ ब्रॉडर बेस्ड थीम है वो आपके पोर्टफोलियो में जगह है, उसके लिए कितना परसेंट है वो डिबेट हो सकता है, परसेंट टू परसेंट एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो देखिए 3 बड़ी बातें जो अनूप सर के डिस्कशन से निकल के आई। पहला तो ये कि अगर 5 साल 10 साल नज़रिया है स्मॉल कैप मिड कैप फंड में, लगे रहिए, बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत छोटे समय के लिए जा रहे हैं तो ये दरवाज़ा आपके लिए था ही नहीं जिसमें आप घुस गए हैं। दूसरी चीज़, अगर अभी 1 लाख रुपए लगाने हैं, बेटर है एसटीपी करिए और उसके बाद धीरे 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 आप बाजार में पैसा डालिए। सर पैसा कहाँ डालें?
पैसा इक्विटी में डालें। इक्विटी में मतलब लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, थीमेटिक में, सेक्टोरल में, वैल्यू फंड में, कहाँ आपको लगता है इस समय बेस्ट समय है? ये जो बाज़ार में कन्फ्यूजन है, जो बेचैनी है, इसमें सबसे ज़्यादा चैन यहाँ मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि अनकंस्ट्रेंड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में पैसा डालना चाहिए। फोकस फंड हो गया या फ्लेक्सी कैप फंड हो गया या वैल्यू फंड हो गया, अनकंस्ट्रेंड है। वापस मैं बोल रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी कंप्लीट फंड मैनेजर के पास में है। जब हम सिंगल कैप लेते हैं तो फंड मैनेजर के पास में कंस्ट्रेंट होता है, क्योंकि साइकिल्स आते हैं। कभी लार्ज कैप एक्सपेंसिव हो जाता है, कभी मिड कैप एक्सपेंसिव हो जाता है, कभी स्मॉल कैप एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन जब आप अनकंस्ट्रेंड फंड्स में डालते तो कुछ भी खरीद सकते वो कुछ भी खरीद सकते हैं। तो अनूप भैया की जो सबसे पहली पसंद है वो ये है कि जहाँ पर कोई बेरोक टोक टाइप का मामला हो, जब जो चाहें तब वो खरीद सकते हैं। तो 1 लाख रुपए लगाने, एसटीपी करिए और इस तरीके के फंड्स के साथ आप अपना पैसा लगाइए, ये उनकी सबसे बड़ी बात है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट सलाह जो निकल के आई, वो किसी से भी परहेज मत करिए। हर फंड की अपनी खासियत है, अपनी जगह है, तो आप सबको रख सकते हैं। सर, अब जिस दौर में हमें, इस दौर के सवाल कम ही एक्सपर्ट से पूछे जाते हैं, लेकिन क्योंकि आप 25-27 साल का अनुभव रखते हैं तो आपसे पूछना ज़रूरी है। इन्वेस्टर्स तो आप बहुत सारे लोगों को सलाह देते हैं, सर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, तो आपको लगता है कि अब शुभम गाड़ी डिले हो गई है, अब नहीं यार, वो जो 1 लाख कस्टमर वाली बात थी या जो बड़े बड़े AUM थे, अब नहीं बनेंगे? या आपको लगता है नहीं यार, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी भी आने का सही समय है? तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको पेड़ लगाना है तो 20 साल पहले लगा लिया होता, और नहीं लगाया तो आज लगा लो। नहीं लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि US में म्यूचुअल फंड AUM एज अ परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट इज़ 1.5x। ओके। इसका मतलब है कि अगर US में फिक्स्ड डिपॉजिट साइज अगर 100 करोड़ का है तो 150 करोड़ म्यूचुअल फंड का AUM होगा। हमारे कंट्री में फिक्स्ड डिपॉजिट का साइज 250 लाख करोड़ है। म्यूचुअल फंड का AUM अगर मैं इक्विटी मानूं तो 40 लाख करोड़ या 50 लाख करोड़ है। तो अभी हम वहाँ पे ओनली 25% ही है। ठीक है, लॉन्ग वे टू गो। लॉन्ग वे टू। अगले 10 साल में FD का साइज डबल हो जाएगा। अच्छा। तो 250 लाख करोड़ का 500 लाख करोड़ FD का साइज हो जाएगा। आप सोचिए कि म्यूचुअल फंड कहाँ जाएगा। तो अभी तो आप किसी भी पोर्टफोलियो में अभी भी जाकर देखिए, लोगों ने अभी धीरे धीरे करना चालू किया है। अभी भी अगर आप पोर्टफोलियो, फिनेंशियल पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे, 60% पोर्टफोलियो आज के तारीख में भी उनका फिक्स्ड इनकम कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग्स में है। कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग्स मतलब आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, PPF, पोस्ट ऑफिस, इन सब चीज़ों में है, और सेविंग अकाउंट में। तो अभी काफ़ी दूर जाना, ट्रांजिशन अभी बाकी है। तो देर नहीं हुई है। और ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे अबंडेंस नॉलेज है। ठीक है, और आप टेलर मेड हर किसी के साथ में बैठ के उनकी जो फाइनेंशियल जर्नी को आप अच्छे से सुलझा सकते हैं। बिल्कुल। सर, कोई एक किस्सा मैं आपसे सुनना चाहूँगा अपने किसी एक क्लाइंट के बारे में, जो आपने, बहुत सारे क्लाइंट्स आपके साथ हैं, जो आपको लगता हो एक यूनिक स्टोरी थी शुभम, और ये मैं लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। ग्रेट। तो ये मेरी फेवरेट स्टोरी है। ठीक है, 2012 का समय था। तो एक हमारे क्लाइंट आए, ये किसी PSU कंपनी में काफ़ी सीनियर पोजीशन पे थे और रिटायर्ड हो चुके थे। तो इन्होंने कहीं पे रेफरेंस देखा और हमारे पास में मिलने के लिए आए। हम बैठे, और 2012 का वो समय था जब पूरे इकोनॉमी में स्कैम चल रहे थे, पूरी निगेटिविटी थी। तो हमने किया, उनको बताया। तो जनरली जब लोग रिटायर्ड होते हैं तो उनको लगता है कि रिटायर्ड हो गया हूँ, अभी कुछ नहीं है, तो मेरा ज़्यादा से 80% अमाउंट मेरा ऐसे जगह पे जाना चाहिए जो फिक्स्ड इन नेचर है, जहाँ पे रिस्क नहीं चाहिए भाई मेरे को। ठीक है, और हमने उनको उल्टा दे दिया। हमने उनको बोला कि आपका पैसा रखिए आप म्यूचुअल फंड में, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में रखिए, और आप वहाँ पे, और आपको चाहिए, आपको रेगुलर इनकम अगर चाहिए तो मिल जाएगी, बाय वे ऑफ SWP आपको मिल जाएगी जब भी चाहिए। उनको इनकम की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनको पेंशन आती थी और रेंटल इनकम सभी था। हमने उनको प्रपोज़ल दिया, वो प्रपोज़ल उनके घर में सबने रिजेक्ट कर दिया। बोले आप पहले इंसान है कि किसी ने आपको ये दे दिया और आप मान भी गए, आप जा भी रहे। इनफैक्ट उनकी वाइफ ने भी वो प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या ऐसा देखा कि मैंने जो प्रपोज़ल दिया वो प्रपोज़ल को गो थ्रू किया। ठीक है, अब आज के तारीख में उनका पोर्टफोलियो उस जगह से मान के चलिए कि 5 गुना हो चुका है, 6 गुना हो चुका है। ठीक है, 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा है, आई एम जस्ट गिविंग अ फिगर। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फिर साल भर के बाद में उनकी लड़की जस्ट ज्वाइन की। ठीक है, और उन्होंने उनका 10,000 रुपये का SIP शुरू किया।
वो 10,000 रुपये का SIP आज के तारीख में वो हमारे साथ में 1,60,000 रुपये का SIP करते हैं। ओके। उनकी डॉटर का पोर्टफोलियो बगैर देखे मेरे हिसाब से 2-2.5 करोड़ का पोर्टफोलियो हो चुका है। ठीक है, ये नहीं, उन्होंने उनकी सिस्टर के लड़के, सिस्टर के लड़के के दामाद, मतलब ससुर जी, इन लॉज, उनके बाद में उन्होंने अपने फ्रेंड, ऐसे उन सबको इकट्ठा लेकर आए। वो हर किसी को जो भी रिटायरमेंट होते थे वो बोलते हैं कि भाई आपका पूरा पैसा आप पूरा डेट में मत डालिए, सीनियर सिटीजन या आपका जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में मत डालिए। और ये एक लाइव एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैं सब किसी के साथ में देता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लाइफ चेंजिंग हुआ है उनके लिए। मतलब किताबी बातों से अलग व्यवहारिक बातें जो हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि सर किताब तो यही बताती है कि भाई आप रिटायर्ड हो गए हैं तो भैया रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए। उन्होंने उस टाइम पे जो कॉल लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं उनको करेज कहाँ से आया, क्योंकि एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं था। लेकिन जो अब हम बोलते हैं कि आपको न्यूज़ अच्छी चाहिए कि प्राइस अच्छी चाहिए, हमने बोला था कि आपके पास में प्राइस अच्छी है, आप न्यूज़ को मत देखिए। शायद उन्होंने वो फॉलो किया और उनका रिजल्ट उनको देखने को मिला है। देखिए, इसीलिए जो बात जहाँ से शुरू हुई थी कि अनूप जी ने कहा था कि भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर नॉलेज तो आ गई है, अवेयरनेस तो आ गई, लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान है वो आना बाकी है, और उसी का उन्होंने एग्जाम्पल भी रखा। सर, हम बिल्कुल अंतिम दौर में 4-5 आपसे रैपिड फायर राउंड है, और निवेदन ये है कि जवाब आप जो पहला आपके दिमाग में आए वो तत्काल दे दीजिए। ठीक है, पहला सवाल, अनूप जी की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, अगर वो किसी एक क्रिकेटर की से कंपेयर की जाए, राहुल द्रविड़ को छोड़ के वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। वाई? क्योंकि वो डिफेंस करना भी जानते हैं और जब मौका आए तो ठोकना भी जानते हैं। क्या काम करते हैं आप फाइनेंस की दुनिया के इतर, आपको जो अच्छा लगता है? तो आई थिंक पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, पेरेंट्स और अपने परिवार के साथ में। कोई एक ऐसा शौक जो आपको लगता है कि जब आप अकेले होते हैं तभी आप करते हैं, गाना गाना, डांस करना, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा फाइनेंस में जाता है, तो अगर मैं अकेले भी हूँ तो मैं कुछ ना कुछ रीड करते रहूँगा अपनी इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव का मामला है। हमारे बिजनेस में जितना ज़्यादा पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा उतने सुलझे हुए डिसीजंस आप ले पाएंगे। तो मैं सुनते रहता हूँ या किसी रीड करते रहता हूँ, ये चीज़ें मुझे पसंद है। एक्टिव फंड या पैसिव फंड? दोनों भी। दोनों आपके पास? हाँ जी। डायरेक्ट या रेगुलर? रेगुलर है। रेगुलर आपके लिए ज़्यादा बेटर है। लार्ज कैप या मिड कैप इस समय? फ्लेक्सी कैप। कोई एक ऐसा फंड मैनेजर जो आपका फेवरेट हो? वो लेना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी स्टाइल है। फिर भी कोई एक होता है ना सर कि भाई ये फंड मैनेजर ऐसा है जिस पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसका स्टाइल ऑफ वर्किंग। तो मैं आपको नाम लेने के बजाय मैं बोलूँगा जिसने ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे, जिसने साइकिल देखे हैं, वो लेना चाहिए। तो मैं हमेशा वो फंड मैनेजर प्रिफर करता हूँ जिन्होंने साइकिल देखे हैं। अब वो हो सकता है कि आपको इनिशियल बम्प ना दे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपको परफॉर्मेंस दे जाएगा। सो ऑलमोस्ट ऑल माई पोर्टफोलियो उन फंड मैनेजर के पास में जिनको एटलीस्ट 25-30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आपके हिसाब से फंड मैनेजर ज़्यादा बड़ी ज़रूरी चीज़ है या कंपनी? फंड मैनेजर। कंपनी छोटी हो, फंड मैनेजर बड़ा चाहिए? बड़ा नहीं है, एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब ठीक है, कंपनी बिल्कुल नई हो, मान लीजिए अभी जो नए लाइसेंस मिले हैं, कैपिटल माइंड और वो, लेकिन अगर एस नरेन जी बैठे हैं, नीलेश शाह जी बैठे हैं, तो आप चले जाएंगे। एकदम। बहुत शुक्रिया अनूप सर, मतलब बेबाकी से जवाब देने के लिए, जो मन में आया वो कहने के लिए। आपसे बातचीत कर वाकई बहुत आनंद आया। थैंक यू शुभम जी, मुझे बुलाने के लिए। आप लोगों को भी अगर बातचीत अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और फंड के ऐसे ही तमाम फनकार हमारे इस मंच पर आते रहेंगे और आपसे बातें करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।